हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लास। हिंदी सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हिंदी के क्वेश्चन इजी भी आते हैं, इजीली हो जाते हैं। आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं इस पोर्शन से। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। पढ़ते हैं सबसे पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश का पैराग्राफ है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक हम करने वाले हैं। तो चलिए पैराग्राफ को रीड करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इसके स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचायक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियम के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा हो और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तो चलिए हमने चीज़ें पढ़ ली हैं और जो कुछ खास पॉइंट है वो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जैसा यहाँ पर दिया हुआ है 24 घंटे फहराया जा सकता है और दिन रात फहराया जा सकता है। और यहाँ पर एक और जो खास वर्ड है वो दिख रहा है, ये है ध्वजारोहण के अवसर पर, यानी नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर फहराना खींचकर। और यहाँ पर दिया हुआ है झंडे का आकार होता है आयताकार। और यहाँ पर दिए हुए हैं रंग, केसरिया साहस का प्रतीक है, श्वेत शांति का परिचायक है, हरा खुशहाली का, और अशोक चक्र की पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने अंडरलाइन कर लिए हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए, हमने वर्ड अंडरलाइन कर ही लिया था। चलिए ऑप्शन भी एक बार देख ही लेते हैं। चौकोर, तिकोना, आयताकार या गोल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। सी इज़ द राइट आंसर। वी गो विद द ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 92। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन किया गया है। नया नियम क्या बनाया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही फहराया जा सकता है। सूर्य उदय के बाद ही फहराया जा सकता है। केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, दिन रात फहराया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। दिन रात फहराया जा सकता है। जो हमारे नए नियम आए हैं उसके अकॉर्डिंग ध्वज को दिन रात फहराया जा सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 93। देख लेते हैं 93 में क्या है। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर कौन सा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है ये हमें बताना है। तो हमने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किए थे पॉइंट, कौन कौन से रंग थे। यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसरिया। केसरिया जो है राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 94। हरा रंग किसका परिचायक है। हरा रंग किसका परिचायक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए शांति, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है समृद्धि, साहस और बलिदान। तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि। हरा रंग जो होता है समृद्धि का प्रतीक होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 95। ध्वजारोहण की प्रक्रिया क्या है। ध्वजारोहण जैसे कि हमने अंडरलाइन किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन वैसे देख ही ले रहे हैं पहले एक बार। ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना, ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना और खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। यही होता है ध्वजारोहण। और जो झंडा फहराना होता है वो होता है कि ध्वज पहले से ही बंधा हुआ है और उसको वहीं पर फहराया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 96। देख लेते हैं क्या है। सूर्य उदय का संधि विच्छेद है। सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सूर्य यहाँ पर हो जाएगा प्लस उदय।
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 97। कौन सा शब्द भिन्न है? श्वेत, चक्र, केसरिया, नेक्स्ट हरा। तो यहाँ पर देख लेते हैं भिन्न शब्द कौन सा है। श्वेत, चक्र, केसरिया और हरा जो ऑप्शन में देखा है आपने, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चक्र। बाकी तीनों रंगों का नाम है और चक्र जो है एक भिन्न शब्द है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। तो हमें बताना है यहाँ पर जो सही शब्द होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए नियमानुसार, नियम अनुसार, नियम अनुसार या नियम अनुसार। नियम अनुसार तो यहाँ पर हो जाएगा जब हम किसी शब्द के साथ दूसरे शब्द को जोड़ते हैं तो वहाँ पर आ की मात्रा आती है। तो इसमें जो आ की मात्रा आएगी और दूसरे शब्द में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नियम अनुसार। जो पहला शब्द है ऑप्शन नंबर ए वो राइट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 99। 99 में देखते हैं राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। हमें यहाँ पे प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रिय, इय, य और इय। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे बनता है। ये लिखा जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र को हम अलग कर लेते हैं और प्लस किससे मिलकर बना हुआ है ये? ई से मिलकर बना हुआ है, तभी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आई है। तो हमारा जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे राष्ट्र प्लस ई है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें फिर से काव्यांश आ गया है, देखते हैं। 100 से 105 तक क्वेश्चन है, इसमें पढ़ लेते हैं इसको। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकत पाहन, ले देकर क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने पाहन को किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। खुशियों के, खुशियाँ भरने के, दुख देने के, बाधा डालने के, मार्ग अवरुद्ध करने के। तो हाँ जी, हमने ऑप्शन में देखा, जो हमने पढ़ा था काव्यांश, उसमें दिया हुआ था मार्ग को अवरुद्ध करने में पाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? परिश्रमी, कायर, साहसी या कोमल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवि नहीं चाहता है कि इंसान कायर बने, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? काव्यांश में दिया हुआ था। चलो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दुष्ट, प्रकृति, सोम या मनोज। तो काव्यांश में हमने पढ़ा था क्या दिया हुआ था। कवि कह रहा था कि हमें दुष्ट के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वो राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 103। 103 में देखते हैं क्या है। समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ न करेगा किया करेगा। तो यहाँ पर समझौतावादी होता है क्या? समझौते का अर्थ होता है कुछ लेना, कोई बात देनी, कुछ करना। तो यहाँ पर ले देकर जीना जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर समझौता किया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, बदले में कुछ दिया जा रहा है, तो ये समझौते वाला हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 में है मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशय है। तो मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशय क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना, मानवता में विश्वास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मानवीय गुणों का पोषण करना मतलब उसको सींचना। जब हम किसी पौधे में पानी डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं ना कि हमने इसका पोषण किया है, वैसा। तो मानवीय गुणों का पोषण करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर।
105 में है, कातर का अर्थ है, कातर का अर्थ क्या हुआ? कातर ऑप्शन देख लेते हैं, संकोच, निर्लज, अविश्वास या बाह्यकुल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्यकुल। बाह्यकुल जो होता है उसको हम कातर बोलते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 106। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? परामर्श कोर्स का, समग्र भौतिक प्रक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम या मानवीय उपागम। सुधा क्या कर रही है? बच्चों को आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है और वह चाह रही है जैसा कि वह आदेश दे रही है बच्चे उसके अनुरूप कार्य करें, उसके आदेश के अनुसार ही निष्पादन करें, मतलब कोई नई चीज़ की उत्पत्ति करें या अपना जो कार्य है वह करें। तो इसका मतलब क्या है? वह समग्र भौतिक प्रक्रिया का अनुसरण करना चाह रही है। भाषा के अधिगम में किसका प्रयोग कर रही है? समग्र भौतिक प्रक्रिया, मतलब उनको आदेश दे रही है, निर्देश दे रही है, बच्चे उसके आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, भौतिक रूप से व्यस्त हो रहे हैं। तो ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 107। 7 में है, रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिखें। शब्द रचना के किन शब्दों को समझने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर क्या करना है? वर्तनी और पाठन, पाठन नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल समझने की बात करी जा रही है। तो संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, समानार्थी और विपरीतार्थी। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि रितु चाहती है कि विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। लिखेंगे तो तभी जब वह उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे या सीखेंगे। बच्चे शब्दों को अच्छी तरह से संयुक्तीकरण करेंगे, अपने अंदर आत्मसात्मीकरण करेंगे और उसके बाद उसका वो रूपांतरण करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे। जैसा वो समझ रहे हैं उसी के अनुरूप वो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर, संयुक्तीकरण और रूपांतरण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 108। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषय के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? वह क्या करती है? अपनी अंग्रेजी कक्षा में जो शब्द सिखाती है वो चाहती है कि वे दूसरी कक्षा में अन्य विषयों के साथ भी उनको जोड़ें और उनका उपयोग करें। तो वह क्या चाहती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर। अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, मतलब जो शब्द उसने अंग्रेजी में सीखे हैं वह उन शब्दों का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सके और उनको जोड़कर कुछ नई बातें सीख सके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 109। क्वेश्चन नंबर 9 में है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह की मदद दे रहा है, उनकी किस तरह की मदद कर रहा है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, बी नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, सी संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना या अभिनय के गुणों को विकसित करना। यहाँ पर रवि क्या कर रहा है? ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का मतलब होता है हम अपनी चीज़ों का संवाद कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, हम अपने शब्दों को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? संप्रेषण आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मतलब हम अपने शब्दों का संचार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 110। देखते हैं 10 में क्या है। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? मतलब संरचना सिखा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, संरचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक या रचनात्मक। तो वह सिखा रही है संरचना, जैसा कि सेंटेंस में ही दिया हुआ है, यहीं से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरचनात्मक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 111 में देख लेते हैं। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उन से वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। अगर कोई बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो रेखांकित
कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और उनसे नए सेंटेंस बनाने के लिए कहते हैं। बी, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को जो संदर्भ दिया है उसमें जो शब्द हैं उन पर अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को शब्द सूची बनाने और उनको याद करने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले ले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को दिए गए शब्दों के संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। अगर बच्चे अर्थ का अनुमान लगाएंगे तो वह अपने शब्द भंडार का ही प्रयोग करेंगे जो उन्होंने पहले से अर्जित करके रखा है। कुछ ना कुछ बच्चों को शब्दों का ज्ञान होता है और यहाँ पर वो अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 112। चामोस्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण क्या प्रक्रिया है? चामोस्की ने किसके बारे में बात की है? ऑप्शन देख लेते हैं। अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी गो विद बी। सार्वभौमिक व्याकरण को समझना जो है चामोस्की ने इसके बारे में ही बात की है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का ही अपने भाषा अर्जन में जिक्र किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? रेखा अंग्रेजी पढ़ा रही है, वस्तु के चित्र भी दिखा रही है और उनके नाम भी उनको बता रही है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है, या अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेखा क्या कर रही है? बच्चों को चित्र भी दिखा रही है और साथ में उनको पढ़ा भी रही है। तो उससे क्या होता है, बच्चे अगर कोई चीज़ देखते हैं, उसका डेमो पिक्चर देखते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें देखकर। तो वो यहाँ पर नए शब्द सीखने में उनकी मदद कर रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 114। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन देख लेते हैं। पियाजे, वाटसन, स्किनर और चॉम्स्की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के उपकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? वो की थी चॉम्स्की ने, और इन्होंने ही यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र किया था अपने बात शब्दों में। चलिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बताइए आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।